सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होता है। सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन होता है, वो बॉडी के अंदर भी रह सकता है, बाहर में भी। जैसे ऐसे सेमी सर्कल, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितने डिस्टेंस पे होता है, तो 2r/5 डिस्टेंस पे होता है इतना। तो या पूरा सर्कल का सेंटर पे होता है। तो सेंटर ऑफ मास, ये मटेरियल तो यहाँ पे है, इसका सेमी सर्कुलर आर्क का मटेरियल यहाँ है, जबकि इसका सेंटर ऑफ मास इस जगह पे है। तो बॉडी से बाहर भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन है, इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट होगा, जिस जगह पे पूरे बॉडी का मास ऐसा माना जाता है कि कंसंट्रेटेड है। क्यों माना जाता है कि कंसंट्रेटेड है इस जगह? क्योंकि उसको समझने के लिए आप इसके थ्रू समझिए। एक मास स्मॉल एम है, कैपिटल एम मास है। तो इसका आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो ये ज़्यादा चलेगा और ये कम चलेगा, ऐसा होगा। तो ये पूरा ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें एक ऐसा लोकेशन होगा, एक लोकेशन ऐसा होगा जो हैवी मास के पास होगा, जहाँ पे फोर्स लगा देंगे तो वो बिल्कुल ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ऐसा थोड़ा भी इसमें रोटेशन नहीं होगा। तो ऐसा बिहेव करेगा ये, जैसे ये पूरा मास यहीं पे रखा हुआ है, पॉइंट मास जैसा बिहेव कर रहा है। क्योंकि एक्सटेंडेड बॉडी, अगर ये एक्सटेंडेड बॉडी था तो मैं इधर फोर्स लगा रहा था तो वो सीधा नहीं चल रहा था, ये ज़्यादा चल जा रहा था और ये कम चल रहा था। तो इसमें प्योर ट्रांसलेशन नहीं हो रहा था, रोटेशन हो रहा था। जबकि एक पॉइंट मास पे आप फोर्स लगाते हैं तो ये प्योर ट्रांसलेशन करता है, क्योंकि पॉइंट मास का कुछ साइज ही नहीं है, तो इसको रोटेशन ये करेगा कि नहीं वो दिखेगा ही नहीं। तो पॉइंट मास पे फोर्स लगाने पे वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करता है। तो यहाँ भी मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये पूरा बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, यानी ये पूरा बॉडी एक पॉइंट मास जैसा बिहेव कर रहा है, जो इस जगह कंसंट्रेटेड है। तो सेंटर ऑफ मास का दूसरा डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास ऐसा लोकेशन है जहाँ पे फोर्स लगाने पे वो एक्सटेंडेड बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करता है। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकालने का फॉर्मूला है m1x1 + m2x2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। और भी मास है तो और ऐड कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मतलब एक मास ये है, दूसरा मास ये है, और इसका पोजीशन वेक्टर दिया है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कि इसका r1 पोजीशन वेक्टर है और इसका पोजीशन वेक्टर है r2, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं m1 और पूरा पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। ये पोजीशन वेक्टर समथिंग i कैप प्लस j कैप ऐसा होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस समथिंग k कैप। वैसे ही दूसरे का भी पोजीशन वेक्टर i कैप, j कैप और k कैप में होगा दिया हुआ, राइट। उसके बाद अगर वेरिएबल मास है, जैसे एक रॉड है, से वेरिएबल मास मतलब ऐसा रॉड, और इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है इसको ओरिजिन मानते हुए, तो इसमें आपको इससे x दूरी पे जाके और छोटा सा मास कंसीडर करना है dx, और उसका मास है ये dm, और x लिखना है उस छोटे से मास का पोजीशन, और तब इंटीग्रेट करना है और नीचे dm इंटीग्रेट करना है। तो ऐसे जब डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है तो ऐसे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाला जाता है। फिर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर। तो इसको डिफरेंशिएट करने से RCOM सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी मिलेगा। वैसे ही पहले मास के पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर पहले मास का वेलोसिटी मिलेगा। तो वेलोसिटी के लिए भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और वैसे ही एक्सेलरेशन के लिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा, सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो पहले बॉडी का मास इनटू उसका एक्सेलरेशन प्लस दूसरे का मास इनटू एक्सेलरेशन बाय सबका मास। एग्जांपल यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, जिसमें ये पुली ब्लॉक सिस्टम है, ये 6 kg का है, ये 4 kg का है। तो पहले आप बताइए इसका न्यूटन लॉ यूज करके एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ड्राइविंग फोर्स यहाँ 6 को नीचे की तरफ 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस पे, तो 60 न्यूटन फोर्स लगा जो कि इसको मूव करा रहा है, और ये 40 न्यूटन अपोज कर रहा है इस मोशन को। 40 मतलब इसको आप सीधा मान ले लाइन, तो 60 वाला खींच रहा है और 40 वाला उसको अपोज कर रहा है उधर। तो 60 - 40 इज नेट फोर्स, और टोटल मास 6 + 4 10। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में यही था, एक्सेलरेशन आया था एक्सेलरेशन बराबर नेट फोर्स बाय मास। तो नेट फोर्स है 60 - 40 और मास है 10, तो इससे आ जाएगा ये 20/10, यानी एक्सेलरेशन 2 आया। लेकिन ये 2 एक्सेलरेशन से 6 kg जो है वो नीचे जाएगा और 4 kg ऊपर जाएगा इस एक्सेलरेशन से। यहाँ जो एक्सेलरेशन आया है ये 2 एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ गिर रहा होगा और इसी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा होगा। तो A1 का वैल्यू मैं लिखूंगा, A1 का वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, देखिए 2
और नीचे जा रहा है तो माइनस जे कैप, और ये ऊपर जा रहा है तो A2 का वैल्यू मैं लिखूंगा 2 प्लस जे कैप, ऊपर की तरफ जा रहा है जे, नीचे जा रहा है तो माइनस जे। तो इसका सेंटर ऑफ मास, इसको और इसको ज्वाइन किए तो सेंटर एकदम बीच में तो नहीं होगा, 6 के ज़्यादा करीब होगा यहाँ। कुछ देर के बाद ये 4 यहाँ आ जाएगा और 6 और नीचे आएगा, तो फिर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो सेंटर, पहले जहाँ सेंटर था उससे अलग जगह पे कहीं पे सेंटर आ जाएगा। तो वो सेंटर ऑफ मास कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, उसका फॉर्मूला है मास नंबर 1 6 और उसका एक्सेलरेशन मास नंबर 1 और उसका एक्सेलरेशन -2 जे कैप, -2 जे कैप, प्लस मास नंबर 2 4 और उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो +2 जे कैप, डिवाइड बाय दोनों मास 6 + 4 10, तो ये आ जाएगा -12 जे कैप प्लस 8 जे कैप बाई 10, तो ये आ जाएगा -4 जे कैप बाई 10, यानी कि -0.4 जे कैप। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, -0.4 जे कैप, यानी नीचे की तरफ 0.4 से उसका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा।